नमस्कार मित्रों। और हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जीके और जीएस से और पर्यावरण से। तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों। हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें जिससे अगला न्यूज मिलती रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग में CO2, CH4 और CFC और NO2 का संक्षिप्त भूमिका है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 आंसर होगा इसका सही। अगला प्रश्न। पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। तो बताएंगे किससे ढका हुआ है 71%। यानी धूल लिखाना होना चाहिए, हवा, बादल या फिर जल। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ साथियों, जो 71% है वह जल से ढका हुआ भाग है और शेष उसमें यानी थल है और उस थल पे के बाद कुछ उसमें बने भी हैं। तो इसका 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे गैसीय प्रदूषक और नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताएं किसे प्रयोग किया जाता है। हार्वेस्टर को, भस्मीकरण को, अवशोषण को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया जाता है साथियों अवशोषण को। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को या फिर अक्टूबर का महीना या फिर जुलाई का महीना। तो ये साथियों जो वन महोत्सव मनाया जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक यानी पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD को इंगित करता है। तो बताएंगे फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर 4 होगा। यानी माइक्रोबियल प्रदूषक का उच्च स्तर या फिर निम्न स्तर या फिर माइक्रोबियल प्रदूषक का अभाव या पूरी तरह से शुद्ध पानी। तो ये जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑफ डिमांड, ये माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न। ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या क्या है। बताएंगे फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर 4 होगा। यानी तापमान में बढ़ोतरी, ऑक्सीजन की वातावरण में कमी या पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी तक सतह तक पहुंचना या फिर वनस्पति में कमी। तो साथियों जो ओजोन परत क्षरण है ये पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। तो तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। किसी भू क्षेत्र में कितने प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए। यानी 21%, 25% या फिर 17% या फिर 33%। तो किसी भी भू क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से ये 33% वनों का होना चाहिए जिससे कि प्रदूषण की मात्रा न बढ़ पाए। लेकिन वर्तमान में अभी कितना है 23-24% ही वन पर हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार है। बताएंगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि सबसे ज्यादा चिमनियों की निकलने वाली CO2 व वाहनों से निकलने वाली CO2, इसलिए यही जिम्मेदार है साथियों। अगला प्रश्न। जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है। बताएंगे स्थानीय फूल पौधों और खतरों के आधार पर, स्थानीय फूल पौधों के आधार पर या फूल वाले पौधों को प्रजातियों के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉटस्पॉट जो इंगित करता है स्थानीय फूल पौधों और खतरों के आधार पर है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण के लिए क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना या फिर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ये दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। तो साथियों ये जो ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, ये सबसे ज्यादा पृथ्वी पे पाई जाने वाली गैस है।
देखते हैं अगला प्रश्न। काटा जाना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो बताएंगे नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां या संश्लेषित जीव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काटा जाना जो प्रोटोकॉल है ये संश्लेषित जीव यानी LMO को इंगित करता है। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? बताएंगे भारत में, स्विट्जरलैंड में, केन्या में या फिर नेपाल में। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है साथियों। तो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्रश्न अच्छा है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। 25 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च। तो विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है साथियों 21 मार्च को। तो इसका 2 राइट आंसर होगा 21 मार्च। देखते हैं अगला प्रश्न। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर। तो गैलीलियो ने सारी दूरबीन बनाई थी और एल बेयर्ड ने टेलीविजन और कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी और ग्रह संबंधी ये केपलर ने नियम दिए थे साथियों। तो सीट का इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या फिर ग्रह या फिर निहारिका। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ग्रह हैं, ये सभी सौरमंडल के भाग हैं, लेकिन निहारिका इसमें कोई भाग नहीं होता। अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में सूर्य से प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? साथियों बताएंगे 8.3 या 7.4 या फिर 9.4 या फिर 10 मिनट। तो ये साथियों लगता है 8.6 मिनट यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 8.3 मिनट है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम पृथक की जाती है? बताएंगे छानने से, आसवन से या फिर अपकेंद्रण से या फिर प्रभाजी आसवन से। तो दूध से जो क्रीम अलग की जाती है ये अपकेंद्रण बल के द्वारा ही दूर की जा सकती है। साइटोलॉजी कहलाता है? बताएंगे साइटोलॉजी क्या है? फसलों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन या फिर कोशिकाओं का अध्ययन या फिर जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी को हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा कोशिकाओं का अध्ययन। अगला प्रश्न, नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अलग करते हैं? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी ऊर्ध्वपातन से, छानने से, आसवन से या फिर निथारने से। तो नमक से जो सोडियम क्लोराइड है ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न उसी तरह का प्रश्न है, कपूर, नेप्थलीन और एथासीन ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनका हो सकता है? बताएंगे आसवन हो सकता है, ऊर्ध्वपातन हो सकता है, छनन हो सकता है या पृथक्करण हो सकता है। तो ये वही प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 71%, 61% या फिर 75% या फिर 54%। तो ये साथियों जो हाइड्रोजन की मात्रा है यह 71% होती है और इसके अलावा इसमें 26% हीलियम होता है, शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा 71%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक तारा है? बताएंगे चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य।
तो सूर्य एक क्या है साथियों, तारा है। न कि आप बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड का मुखिया है, लेकिन नहीं, लेकिन ये भी क्या है, तारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बताएंगे इसमें से किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो मंगल और शुक्र तो मंगल के होते हैं, तो लेकिन इसमें से बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन? तो कमरे के तापमान के बराबर ये फ्लोरीन ऐसी गैस है जो कमरे के तापमान के बराबर ही यह रहती है साथियों, और इससे ज्यादा होने पर ये घुलने लगती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? बताएंगे कौन सा खगोलीय पिंड है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर चंद्रमा, शुक्र या फिर सूर्य? तो यह जो पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड या ग्रह उपग्रह ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा है, ये सबसे नजदीक है साथियों। अगला प्रश्न, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च या फिर 23 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देता है ये 21 जून को दिखाई देता है, और ये कर्क रेखा पर भी सबसे बड़ा दिन होता है। देखेंगे अगला प्रश्न, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? तो पृथ्वी के निकट कौन सा है? सबसे ज्यादा निकट है ये है शुक्र, तो इसका ए राइट आंसर होगा। और सूर्य के नजदीक बुध था। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।